हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हैं आज? मैं श्रुति मालवी आप लोगों का मोशन लर्निंग में स्वागत करती हूँ। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से आप लोगों की 12th की तैयारी भी चल रही होगी। तो 12th की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं मोशन के साथ में। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा उपसहसंयोजक यौगिक नाम का जो 9th चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो उसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। वहां से आपके जो 3 नंबर का और क्वेश्चन जरूर बैठता ही बैठता है। सीबीएसई में 3 से 4 नंबर का बैठता है और आरबीएसई में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बैठने की संभावना होती है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट है अपना उपसहसंयोजन यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम पहले योगात्मक यौगिक की। अब देखो बच्चों, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, योगात्मक यानी कि योग से बने हुए यौगिक, है ना। इस योगात्मक शब्द का मतलब क्या है? योगात्मक का मतलब क्या है? योग से बने, है ना। योग से बने यानी कि कुछ ना कुछ जुड़ रहा है ना। अब कुछ ना कुछ जुड़ेगा, आम और अकेला तो जुड़ेगा नहीं, है ना। क्योंकि हम योगात्मक यौगिकों की बात कर रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक जुड़ेंगे, है ना। तो योगात्मक यौगिक क्या होंगे? 2 या 2 से अधिक यौगिकों को जोड़ करके जो भी यौगिक बनाया जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटे? योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही? क्या होता है? 2 या 2 से अधिक जो सरल यौगिक आप जोड़ते हैं, है ना। सरल यौगिकों को जोड़ करके आप जो भी कंपाउंड बनाते हैं उसका आप क्या कराते हैं? पहले तो वाष्पन करवाते हैं। ठीक है, वाष्प जब ठंडी होती है ना तो इस तरीके के यौगिकों का निर्माण यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इन यौगिकों की अलग अलग टाइप की विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? जो योग से बनते हैं। किसके योग से बनेंगे? देखते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मिश्रण को वाष्पित करके उनकी वाष्प को वाष्पित करो पहले तो, फिर उस वाष्प को ठंडा करो। वाष्प को वाष्पित करके उनकी वाष्प को ऐसे लिख देती हूँ, वाष्पित करके उनकी वाष्प को ठंडा करके एक नई रस समीकरण मिति वाला यौगिक प्राप्त होता है, जो योगात्मक यौगिक कहलाता है। जो योगात्मक यौगिक कहलाता है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि आप क्या कर रहे हैं? 2 या 2 से अधिक जो यौगिक है ना उनको मिला रहे हो, है ना। 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिक, है ना, जो अपने आप में स्टेबल है ना। जैसे KCl ले लिया, MgCl ले लिया। ये KCl अपने आप में स्टेबल है, MgCl अपने आप में स्टेबल है ना। स्थायी यौगिक, 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिकों को जब आप मिलाते हो, उनका मिश्रण बनाते हो, तो उस मिश्रण को पहले आप वाष्पित करो। ठीक है, वाष्पित करने के बाद में उसकी वाष्प को जब आप ठंडा करोगे ना तो आपको क्या मिलेंगे? एक नई ही रस समीकरण मिति वाले यौगिकों का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। पहले KCl 1:1 में था, MgCl 1:2 में था। तो हो सकता है अब जो यौगिक बन रहा है जो उसकी कुछ अलग ही रस समीकरण मिति हो। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही? योगात्मक यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों के योग से बने हुए यौगिक। अब योगात्मक यौगिकों के बारे में आगे बात करें तो योगात्मक यौगिक बच्चों 2 टाइप के होते हैं या 2 तरह के होते हैं। योगात्मक यौगिक योगात्मक यौगिक दो प्रकार के
होते हैं। अब दो प्रकार के कैसे होते हैं देखो, एक तो बनाएगा द्विक लवण, द्विक लवण है ना, ये जिसको कहते हैं आप डबल सॉल्ट है ना, डबल सॉल्ट, DOUBLESALT, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब है कि दो सॉल्ट यानी कि दो लवण है ना, दो लवणों के योग से बना हुआ योगात्मक यौगिक क्या कहलाएगा बच्चों, द्विक लवण कहलाएगा। और दूसरे होते हैं उपसह संयोजक यौगिक, दूसरे होते हैं उपसह संयोजक यौगिक, जिन्हें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। बड़ी तकलीफ आती है मुझे इस तरीके से लिखना, मेरे को ये राइटिंग शुरू से ऐसे ही लिखा है ना, तो ऐसी ही आदत पड़ी हुई है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा है ना। द्विक लवण जिन्हें आप डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, द्विक लवण का मतलब है दो, केवल दो है ना, दो स्थायी यौगिकों के मिश्रण से बना हुआ जो योगात्मक यौगिक होता है उसे द्विक लवण कहते हैं है ना। एक होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है बेटा, उपसहसंयोजक यौगिक। तो दोनों के ही बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे द्विक लवण के बारे में, उसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों की। तो पहले हम पढ़ते हैं डिटेल में द्विक लवण के बारे में। देखो द्विक लवण या जालक यौगिक क्या होते हैं, द्विक लवण है ना। अभी मैंने बताया द्विक लवण ऐसे लवण होते हैं जो दो स्थायी यौगिकों के मिश्रण से प्राप्त जो योगात्मक यौगिक है वही क्या कहलाता है, आपका द्विक लवण कहलाता है। अब ये जो द्विक लवण है ना बेटा, ये द्विक लवण सॉलिड स्टेट में यानी कि जो आपकी ठोस अवस्था है उसमें तो ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, परंतु जैसे ही आप इसको जल में घोल देंगे है ना, सॉलिड स्टेट में तो क्या रहेगा, ये पूरा संकुलित रूप से रखा रहेगा, परंतु जैसे ही आपने इसको जल में घोल दिया या किसी भी सॉल्वेंट में आपने इसको मिक्स किया, ये क्या करेंगे, आयनित हो जाएंगे, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। ठीक है, सब जितने भी आयन इसमें उपस्थित है ना सब अलग अलग हो जाते हैं है ना, तो इसका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। ठीक है, तो द्विक लवण क्या होते हैं, दो या दो से अधिक यौगिकों से, दो यौगिकों से बने हुए है ना, दो लवणों के योग से निर्मित है ना। द्विक लवण क्या होते हैं, दो लवणों के योग से बने, अरे भाई दो लवणों के योग से बने योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो कैसे हो, द्विक लवण के रूप में ही रहते हो, यानी कि ठोस अवस्था में तो जैसे हैं वैसे ही जालक की फॉर्म में रहेंगे, जालक यौगिक की तरह रहेंगे। जो ठोस अवस्था में द्विक लवण या आप इसको जालक यौगिक भी बोल देते हैं, द्विक लवण या जालक यौगिक के रूप में रहते हैं, पर जब आप इनको पानी पिला दोगे तो क्या होगा, ये द्विक लवण जो है ना अपने आयनों में टूट जाएगा है ना, परंतु जल में घोलने पर ये आयनित हो जाते
हैं। मतलब जल में घोलते ही क्या होता है, जैसे आपका NaCl है ना, नमक, नमक की आप डली ले लो, नमक की डली कैसी है, अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक यौगिक है ना, पर वो कैसा है, एक ही लवण है ना। तो जैसे NaCl होता है ना, NaCl जब तक ठोस अवस्था में, तब तक Na और Cl जो है दोनों एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, है ना, ठोस आयनिक अवस्था में वो उपस्थित होता है। परंतु जैसे ही आपने इसको जल में घोल दिया, जल में घोलते ही क्या होगा, ये दोनों अपने आयन अलग अलग कर देगा, Na अलग चला जाएगा, Cl अलग चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से द्विक लवण बनता है, कैसे, दो लवणों के मेल से, दो लवणों का जो योगात्मक यौगिक होता है वो द्विक लवण कहलाता है। अब ये ठोस अवस्था में तो कैसा होता है, द्विक लवण की रूप में ही, जालक यौगिक के रूप में ही उपस्थित होता है। परंतु जैसे ही आप इसको किसी सॉल्वेंट में या जल में घोल देते हैं, तो जल में घोलते क्या होता है, ये अपना आयनन कर लेता है, यानी कि धनायन अलग हो जाते हैं सारे और ऋणायन अलग अलग हो जाते हैं, है ना, जल में घोलने पर ये आयनित हो जाते हैं। और बात करते हैं इनके बारे में। तो देखो ये जो है ना क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, क्या लिखती हूं मैं, द्विक लवण, द्विक लवण क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, द्विक लवण क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और इनमें क्या उपस्थित होता है, क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है, यानी कि इनके जो क्रिस्टल है ना, उन क्रिस्टलों के बीच बीच में जो जालक है ना, उन जालकों के अंतराकाशों में क्या उपस्थित होता है, जल का मॉलिक्यूल, यानी कि जल का अणु उपस्थित वहां पर होता है। तो वो जल जो है वो किसका काम करता है, क्रिस्टलन जल का काम करता है ना। तो द्विक लवण क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और क्रिस्टल जालक होते हैं, और क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल जालक के रिक्त अंतराकाशों में, रिक्त अंतराकाशों में जल के अणु क्रिस्टलन जल, कौन सा जल बेटा, क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित रहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, बड़े बड़े जाल बन रहे हैं ना, जाल बन रहे तो क्या हो रहा है, उन जालों के बीच में रिक्त अंतराकाश भी होगा। तो जितने भी अंतराकाश है ना, उनमें जा करके वाटर मॉलिक्यूल अपनी सुविधा के अनुसार वहां जाकर के बैठ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मच्छर के बैठ में वो मच्छर बस जाता है ना, अरे मच्छर है ना, अपन ने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पढ़ाए थे, अंतराकाशीय यौगिक पढ़ाए थे D&F ब्लॉक में, है बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर भी ये जो जल का अणु है वो क्रिस्टलन जल के रूप में जालक के बीच में अंतराकाशों में रहता है। तो इसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन जल कहा जाता है। अगली विशेषता देखिए द्विक लवणों की, द्विक लवणों की अगली विशेषता में आप देखिएगा कि द्विक लवण में, द्विक लवण में धातु जो है ना बेटा, अब लवण है तो धातु से ही मिलकर के बनेगा, धातु और अधातु दोनों से मिलकर के बनेगा। तो जो धातु होती है ना, उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना, वो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या ही होती है। तो द्विक लवण में धातु अपनी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। अच्छी बात है, असामान्य ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता है, ठीक है। कैसी दर्शाता है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। यानी कि अगर पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो हमेशा प्लस चार्ज वाला पोटेशियम ही काम में यहाँ पर लिया जाएगा। सोडियम पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज वाला सोडियम ही काम में लेंगे। मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है तो 2+ चार्ज वाला। यानी कि धातु जो है ना, वो अपना ऑक्सीकरण संख्या कौन सा प्रदर्शित करता है, जो सामान्यतया हमेशा वो जो हम लोगों को याद है वो वाला, ठीक है। असामान्य ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं। जो हमको याद है ना कि भाई किस मेटल पे कितना चार्ज होता है, बस वही वाला शो करते हैं, वही होती है सामान्य ऑक्सीकरण संख्या। यार ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सामान्य कौन सी होती है, असामान्य कौन सी होती है। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो हमको याद है वो सामान्य है और जो हमको याद नहीं है वो असामान्य है। यार इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ ली ना, इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ी ली है मेरे लालो। तो आगे बात करते हैं द्विक लवण की अगली विशेषता पर। अगली विशेषता क्या कहती है द्विक लवण की, कि अब ये जो द्विक लवण बने हैं ना अपने, द्विक लवणों में
केवल आयनिक बंध उपस्थित होते हैं, मतलब केवल आयनिक बंध ही बनते हैं भाई, और दूसरा कोई बंध नहीं बनेगा, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध कोई नहीं बनेगा, केवल आयनिक बंध उपस्थित होते हैं, केवल आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। अगली बात करते हैं। अगली बात क्या बोल रहा है ये कि जो द्विक लवण होते हैं ना बेटा, ये अपने जलीय विलयन में क्या करते हैं, अपने जालक को तोड़ देते हैं। जालक जब टूट जाता है तो क्रिस्टलन जल भी बाहर आ जाता है और वो भी जो है सॉल्वेंट का पार्ट हो जाता है, और जो अपने आयंस है ना उनको भी उस जलीय विलयन में विमुक्त कर देते हैं। तो यहां मैं लिख देती हूं कि भाई जलीय विलयन में, जलीय विलयन में द्विक लवण, जलीय विलयन में द्विक लवण का क्रिस्टल जालक टूट जाता है और यह अपने अवयवी आयनों में आयनित हो जाता है। मतलब क्या हुआ, पानी में जैसे ही डाला, पानी में जैसे ही डालने पर क्या हुआ, पानी में जैसे ये इसको डालेंगे द्विक लवण को, तो पानी में डलते ही क्या होगा, टूट जाएगा। पानी में डलते क्या होगा बच्चों, ये है ना टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब क्रिस्टल जालक टूट जाएगा। अब क्रिस्टल जालक में क्या, सारे के सारे आयंस जो है वो एक दूसरे से बंधे हुए, उनके बीच के जो बंध हैं वो टूट गए। अब बंध अगर टूट जाएंगे तो सीधी सी बात है कि जितने भी आयंस हैं वो निकल करके पानी में आ जाएंगे, है ना। जलीय विलयन बना रहे तो पानी में आएंगे, पानी में आएंगे तो यानी कि पूरे तरीके से कैसा हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स मैंने इनकी कुछ विशेषताएं लिखी। क्या, क्रिस्टल ये ठोस होते हैं, क्रिस्टल जालक में के रिक्त अंतराकाशों में जल के अणु उपस्थित होते हैं जिन्हें क्रिस्टलन जल कहा जाता है। दूसरी बात, द्विक लवण में धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा, वो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। दूसरा देखो, द्विक लवणों में केवल आयनिक बंध ही उपस्थित होते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई बंध उपस्थित नहीं होता। जलीय विलयन में द्विक लवण का जो क्रिस्टल है वो टूट जाता है और यह अपने अवयवी आयनों में आयनित हो जाता है। अब अवयवी आयनों में आयनित होने की वजह से क्या क्या काम होते हैं यहाँ पर देखिएगा। पहले इसको देख लें आराम से। तो आगे देखें कि जब ये आयनित हो जाते हैं ना बेटा, तो मैं यहाँ पर एक इसकी विशेषता और लिखना चाहूंगी कि द्विक लवण जल में या जलीय विलयन में आयनित होने के पश्चात अपने आयन का इंडिविजुअल अलग अलग टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब आप टेस्ट लगाओगे क्लोराइड आयन का, यदि क्लोराइड आयन उपस्थित हुआ तो वो अपना इंडिविजुअल टेस्ट देगा। सोडियम आयन का लगाओगे तो सोडियम आयन यदि उपस्थित होगा तो वो अपना इंडिविजुअल टेस्ट देगा, यानी कि अपना जो व्यक्तिगत जो परीक्षण है ना वो देते हैं। ठीक है, तो कह देती हूं मैं यहाँ पर कि द्विक लवणों के जलीय विलयन में, द्विक लवणों के जलीय विलयन में उपस्थित आयन अपना व्यक्तिगत परीक्षण, अपना इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत परीक्षण देते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई, जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पर देकर के बताती हूँ, आपने KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को मिला करके और जल लगा करके आपने एक जो है द्विक लवण का निर्माण किया, है ना। तो द्विक लवण कैसे बनेगा, KCl MgCl दोनों मिक्स हो जाएंगे और इनके क्रिस्टल जालक के अंदर जो है जल के अणु जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होएगा आपका क्रिस्टलन जल और ये क्या है आपका द्विक लवण।
ठीक है। अब ये द्विक जो है इसका नाम है बेटा कार्नेलाइट। आप लोगों से पूछ लेते हैं, है ना, कि इनमें से कार्नेलाइट कौन है। कार्नेलाइट का सूत्र क्या है, तो पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो द्विक लवण है वह क्या बनाता है, कार्नेलाइट बनाता है। अब ये जो कार्नेलाइट है ये कैसा है, एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट का मतलब है आपका द्विक लवण है। अब यही द्विक लवण देखो कौन सा, KCl MgCl2 और 6H2O, है ना। ये क्या करेगा बेटा, जैसे ही आप इसको जलीय विलयन में डालोगे, है ना, जैसे आप इसका जलीय विलयन बनाओगे तो जलीय विलयन में क्या कर लेगा, पूरी तरीके से आयनित हो जाएगा। आयनित होने का मतलब है कि ये अपने अपने आयनों में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, देखिए कि KCl में से आप देखो K+ अलग जाएगा, है ना, K+ अलग हो गया। Cl दोनों में कॉमन है तो देखो Cl दोनों में कॉमन, यानी कि क्लोराइड आयन कितने निकल रहे हैं, 3 क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। एक मैग्नीशियम का आयन अलग हो जाएगा, यानी कि Mg2+ अलग हो जाएगा। अच्छा, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि H2O भी H+ में और OH- में टूटेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। H2O जो है जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये तो क्या है बेटा, क्रिस्टलन जल है। क्रिस्टल जैसे ही टूटेगा, क्रिस्टलन जल जो कि क्रिस्टल के जो अंतराकाश थे उनमें फंसा हुआ था, जैसे ही आप इस क्रिस्टल, अब जैसे मान लीजिए कि ये जो पेन है ना, ये पेन मेरा क्रिस्टलन जल है ना, और ये मैंने एक क्रिस्टल योग बनाया, क्रिस्टल का अंतराकाश था, इसमें जाकर के ये टूट गया। अब जैसे ही ये क्रिस्टल जो है ये टूटेगा, तो बताओ क्रिस्टलन जल जो है वो मुक्त हो जाएगा ना। क्रिस्टलन जल जो है मुक्त हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, सॉल्वेंट में चला जाएगा, क्योंकि जलीय विलयन बना रहे हो तो ये भी जल, और जिसमें मैंने इस क्रिस्टल को खोला था वो भी जल, है ना, जल जल में मिल जाएगा तो आराम से जलाजल होता चले जाएगा। यहाँ सिर्फ आप लोगों को पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम का 2+ आयन और Cl का माइनस आयन, यानी कि क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन अलग अलग हो जाएंगे, और ये अपने इंडिविजुअल टेस्ट आप लोगों को देंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से देखो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट मिल करके फेरस अमोनियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। क्या नाम है इसका बेटा, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है क्या, बिल्कुल सुना है, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। इसको शॉर्ट में बोलते थे फेरस का F, अमोनियम का A और सल्फेट का S। FAS सॉल्ट है ये, फेस सॉल्ट है ना, जिसको आप लोग बोलते थे। अभी भी नहीं आया हो तो देखो ये मोहर सॉल्ट है, मोहर नहीं, मोहर सॉल्ट, मोहर लवण। अब तो आ गया होगा यार याद, मोर सॉल्ट है ना, मोर सॉल्ट यही होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2। क्लियर। अब ये क्या होता है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, यानी कि FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस। क्यों है होल ट्वाइस, क्योंकि SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है और NH4 के ऊपर 1+ चार्ज होता है, इसलिए इसकी टोपी उसके पैर में करके बताया वो हम लोगों ने। और 6H2O। अब बताओ ये किस किस का टेस्ट देगा मेरे बच्चों, जल्दी बोलो बताइए। ये फेरस आयन का टेस्ट देगा, फेरस आयन का यानी कि Fe2+ का टेस्ट दे रहा है। दूसरा ये अमोनियम आयन का भी टेस्ट दे रहा है, तो कितने अमोनियम आयन, 2 अमोनियम आयन, लो जी NH4+, 2 अमोनियम आयनों का भी टेस्ट दे रहा है ना। और किसका टेस्ट देगा ये, सल्फेट आयन का, तो भैया SO4 2-। बताओ इन सब का टेस्ट देगा। बताओ जल का कोई टेस्ट देगा क्या, H+ और OH- अलग होगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा तो ये 6H2O अब यहां से निकल करके किस में चला जाएगा, चलिए विलयन वाले जल में चला जाएगा। तो बताइए फेरस अमोनियम सल्फेट किस किस का टेस्ट दे सकता है, Fe2+ का, SO4 2+ का और अमोनियम आयन का। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखो, अब तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। करके देखो इसको जल्दी से करके देखो, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना। ये कौन है, पोटेशियम, और ये कौन है, सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों आपस में मिलकर के पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। नाम क्या है इसका, जैसे इसका नाम था फेरस अमोनियम सल्फेट, ऐसे पोटेशियम अमोनियम सल्फेट। ठीक, तो इसका नाम क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। कोई नहीं है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ज्यादा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ये अपनी फिट करी
पोटाश एलम इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोटाश एलम। और एलम जो है अंग्रेजी वर्ड है किसका? फिटकरी का। ये वही अपनी फिटकरी, हाँ, जो डले के रूप में आती है ना, फिटकरी बड़े काम की चीज होती है, हाँ, तो फिटकरी यही अपनी फिटकरी। पोटाश एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, देखो किस किस का टेस्ट देगा। आपके घर में, सबके घर में उपस्थित है पोटेश एलम। मम्मी को बोलना आज जाकर के, मामा पोटाश एलम दे दो। फिर मम्मी बोलेगी अरे ये पोटाश एलम क्या होता है? फिर आप जाकर के मम्मी को बोलना अरे मम्मी अपनी फिटकरी को केमिस्ट्री में पोटाश एलम बोलते हैं, है ना। तो मम्मी बड़ी खुश हो जाएगी। इसलिए नहीं कि आपने फिटकरी मांगी, इसलिए कि आपको मालूम पड़ गया केमिस्ट्री पढ़ने के बाद कि फिटकरी को पोटाश एलम या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो ये किस किस के टेस्ट देगा बताओ? ये टेस्ट देगा, बोलो, पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। और एल्यूमिनियम आयन का भी टेस्ट देगा। और किसका टेस्ट देगा भाई? सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। ये लो जी, अब बताओ क्या ये जल का टेस्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि जल तो क्या है? क्रिस्टलाइन है, तो निकल करके सॉल्वेंट का पार्ट हो जाएगा। बोली बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई। द्विक लवण क्या करते हैं? जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं और अपने आयनों का इंडिविजुअल अलग अलग टेस्ट देते हैं, इस तरीके। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं उपसहसंयोजन यौगिक, या जिसे हम कहते हैं संकुल यौगिक या जटिल यौगिक, या फिर एक आप नाम याद रखो। देखो, अगर हिंदी के नाम याद रखोगे ना तो आपको 3-3 नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना। 3-3 नाम याद रखने की जरूरत नहीं। आपको पता है आपका पेपर बाइलिंगुअल आता है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है वही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा और अंग्रेजी में भी देखने को मिलेगा। बोलो, यही हाल है ना, लिखा हुआ होता है। और जब कहीं गड़बड़ हो जाती, कभी बोर्ड की वजह से कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाती है, तो फिर आपको क्या कहा जाता है कि इंग्लिश वाला जो है प्रश्न उसे आप पढ़ें और वही सही माना जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ा करो बेटा। पेपर देने जाते हो ना, जब आप पहले पहुंच जाते हो और पेपर थोड़ा आप लोगों को पहले मिल जाता है, तो आप पेपर को खोलने के पहले, मतलब 1-2 मिनट का टाइम लगता है, बाहर के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा करो। नहीं तो कि घर पे जब पेपर आ जाता है ना, उसके पहले आराम से या फिर पुराना प्रीवियस पेपर जो होता है ना उसको पढ़ लेना। उसके इंस्ट्रक्शन, सब जगह इंस्ट्रक्शंस एक जैसे ही होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत जो गोलमाल है वो हो जाता है, कभी कभी चेंज हो जाता है, तो वो आप लोगों को अलग से ही नजर आ जाता है। तो इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ा करो, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अंग्रेजी वाले क्वेश्चन को सही माना जाएगा। ठीक, अब भले वो अंग्रेजी वाला क्वेश्चन गलत ही हो पर अब वही सही है। ठीक है, तो आप याद, ये उपसहसंयोजन यौगिक, संकुल यौगिक, जटिल यौगिक, अरे इतना जटिल काम क्यों करना है भाई? अपने को सीधा सीधा याद रखना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक ही बात है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर इसको बोल दो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर का नाम है वही। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोलिए, बात समझ में आ गई है? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही बोलूंगी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक तरह के क्या है? योगात्मक यौगिक है। अब किन किन के योग से मिलकर के बनेंगे? देखो, धातु के परमाणु या धातु के आयन। धातु के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? प्लस चार्ज होता है ना। अब प्लस चार्ज होता है तो इसका मतलब ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगा तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उन्हीं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब यहाँ क्या होता है, एक टर्म होती है बेटा लीगेंड, है ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लीगेंड के साथ में उपसहसंयोजक बंध बना। लीगेंड क्या होता है ये मैं अभी समझाऊंगी, रुको जरा, है ना। लीगेंड क्या होते हैं? ऐसे तत्व या यौगिक या आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि ऋण आवेश हो, और जिनके पास दान करने के लिए लोन पेयर हो, वे क्या कहलाते हैं? लीगेंड कहलाते हैं। आगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही। क्या बोला गया है कि जटिल यौगिक या कॉम्प्लेक्स यौगिक कब बनता है? ये भी एक तरह का योगात्मक यौगिक है। योगात्मक यौगिक ये कौन सा यौगिक है? इसमें क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंडों के साथ में उपसहसंयोजक बंध बना करके जो भी यौगिक आपको मिलते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो मैं लिख देती हूँ एक बार कि केंद्रीय
धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध। एक होता है आयनिक बंध, जो दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य उपस्थित होता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी, वो विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक धनायन ऋणायन को जिस फोर्स से खींच के रखता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, वो होता है आयनिक बंध। ठीक, एक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझे से, कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, तेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, चल अपन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं ना। तो अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं, साझा किया जाता है, उससे जो बनते हैं बंध, वो कैसे बंध होते हैं बेटा? सहसंयोजक बंध। और एक और है उसके ऊपर, उप सहसंयोजक बंध। अब उप सहसंयोजक बंध कब बनते हैं? जब आता है कि भाई ऐसा है, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे को अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो या तो तू तेरे 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में मेरे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले, है ना, नहीं तो एक काम कर, तेरा जो लोन पेयर है वो मेरे को डोनेट कर दे। क्या कर दे? दान कर दे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म के दान से दोनों के बीच में बनने वाला जो बंध होता है वो उप सहसंयोजक बंध कहलाता है बेटा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपका BF3 और यहां पर ले लिया अमोनिया, ये रिएक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अमोनिया के पास में क्या है? एक लोन पेयर है, और बोरोन का फ्लोरीन के साथ में बना करके इसके जो इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा नहीं हुआ है। तो ये बोरोन क्या करेगा? इससे ये जो लोन पेयर है ना, इसको दान मांग लेगा। दान में मांग लेगा तो बताओ, नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में जो ये बंध बना है, ये बंध कौन सा कहलाया? ये उप सहसंयोजक बंध कहलाया। उप सहसंयोजक बंध को तीर के निशान से दर्शाया जाता है, और ये तीर का निशान जो लोन पेयर ले रहा है उसकी तरफ होता है, और तीर की जो पूंछ होती है जो लोन पेयर दे रहा है उसकी तरफ होता है। जिसने दिया वो तो बन गया दाता, और जिसने लिया वो बन गया ग्राही। तो बताओ, दोनों के बीच में देने वाले और लेने वाले का संबंध बन गया, और इनके बीच में बनने वाला जो ये बंध है वो क्या कहलाया? उपसहसंयोजक बंध कहलाया। बोलिए, बात समझ में आ गई क्या? तो उपसहसंयोजक बंध के बारे में पता होना भी बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताई। आगे चलते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर लीगेंड, ये इंग्लिश शब्द ही है ना, आपको लीगेंड ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, पर मिलेगा लीगेंड ही, है ना। इसे हिंदी में भी लीगेंड ही बोल देते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजक बंध बनाकर लीगेंड जुड़ने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं, जुड़ने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। बोलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन समझ में आई क्या? कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में ही लिखूंगी भाई मैं, कंपाउंड्स कहते हैं। ये लोग बड़ा गलत समझते हैं आपके बारे में कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती। अरे कैसे नहीं आती? बढ़िया आती। आ गई क्या बात समझ में? अरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बढ़िया अंग्रेजी आती है, ये सब रूमर है ना। ऐसा जो लोग सोचते हैं ना, वो कैसे होते हैं? जजमेंटल होते हैं, है ना। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, बढ़िया अंग्रेजी होती है यार, मेरी देख लो। तो केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाकर के जब लिगेंड जुड़ते हैं ना बेटा, तो जिन जटिल कंपाउंड्स का या जटिल यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें ही क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। विशेषताओं में पहली बात देखो, वहां जब अपन ने विशेषता देखी थी द्विक लवणों में, तो वहां पे क्या विशेषता थी कि भाई जो धातु आयन है ना, वो अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा था, पर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि धातु अपनी
असामान्य ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं यानी कि असामान्य, जो अपने को नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। हाँ, अब आप यहाँ पर आयरन का कुछ भी +4 भी आ सकती है, +6 भी आ सकती है। अपन ने Fe2+ और Fe3+ ही पढ़ा है जो अपने को याद है, तो वो तो हो गई सामान्य ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे असामान्य ऑक्सीकरण संख्या कुछ भी प्रदर्शित करेगा अब आयरन, है ना। अब इनका हो गया दिमाग खराब। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ, अभी मैंने बताया कि कौन से बंध पाए जाएंगे, उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर है ना, इनमें इन यौगिकों में उपसहसंयोजक बंध तथा आयनिक बंध, आयनिक बंध भी उपस्थित होते हैं बेटा, आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अभी एग्जांपल देकर के बताऊंगी। पहली बात तो क्या, धातु जो है अपनी असामान्य ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रही है, यानी कि जो हमको नहीं पता है वो वाली भी शो कर रही है। और यौगिकों में उपसहसंयोजक बंध तथा आयनिक बंध दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं। अगली विशेषता है, अगली विशेषता क्या बोल रही है कि उपसहसंयोजक जो यौगिक होते हैं ना, इन उपसहसंयोजक यौगिकों में कौन सा बंध उपस्थित है भैया, उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है। अब उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है तो ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में भी और जलीय विलयन में भी संकुल के रूप में ही उपस्थित होते हैं। तो ये यौगिक ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन में जटिल यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं, में जटिल यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब चाहे इनका जलीय विलयन बना दो या इनको ठोस अवस्था में रखो, ये कैसे रहेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। यूं नहीं होगा कि भाई जल में आयनित हो जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो उपसहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण ऐसा क्यों होता है, उपसहसंयोजक बंध के कारण, उपसहसंयोजक बंध से लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, किससे, मेटल के साथ में। तो उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण इनका जो विदलन होता है के कारण इनका विदलन आयनिक विलायक जैसे जल, आयनिक विलायक जैसे जल, है ना, इनका विदलन आयनिक विलायक या ध्रुवीय विलायक भी इसको बोल देते हैं, है ना। इनका विदलन आयनिक विलायक या इसको बोलते हैं ध्रुवीय विलायक, आयनिक की जगह में इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय विलायक लिख देती हूँ मैं इसको। इनका विदलन ध्रुवीय विलायक जैसे जल में संभव नहीं हो पाता है, अतः ये जल में आयनित नहीं होते हैं। मतलब बेटा जल में कितना ही डाल दो आप, गर्म कर दो पानी को, उबाल दो, तो भी इनका जो उपसहसंयोजक यौगिकों का जो बंध है ना बेटा, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, उपसहसंयोजक बंध के कारण इनका विदलन ध्रुवीय विलायकों जैसे जल वगैरह में
संभव नहीं हो पाता है। अतः ये जल में क्या हो जाते हैं, आयनित नहीं होते हैं। यानी कि क्या होता है, जल में इनका जो आयनन है ना वो संभव नहीं हो पाता है। अब जल में आयनन संभव नहीं, यानी कि टूटेंगे भी नहीं तो अपना जो आयन है वो भी मुक्त नहीं करेंगे। अब आयन मुक्त नहीं करेंगे तो क्या होगा, आयन मुक्त नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनके आयनों का जो व्यक्तिगत परीक्षण है वो संभव नहीं हो पाता है ना। तो वो अगला पॉइंट मैं यहां लिख देती हूं, इनके अवयवी आयनों का, इनके अवयवी आयनों का व्यक्तिगत परीक्षण नहीं हो पाता है। यानी कि जब आयनों में ये टूटेगा ही नहीं तो व्यक्तिगत परीक्षण भी कहां से देगा, नहीं दे पाएगा ना बच्चों। इसलिए इनके आयनों का व्यक्तिगत परीक्षण पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि धातु आयन के साथ में जो लिगेंड है वो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, और उपसहसंयोजक बंध जो है ध्रुवीय विलायक में टूटता ही नहीं है, तो लिगेंड अलग नहीं होंगे, आयन अलग नहीं होंगे, तो आयनों का व्यक्तिगत परीक्षण भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो KCN पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड से मिलकर के आप लोगों ने एक ऐसा संकुल यौगिक बनाया, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको बोल देते हैं। अभी हम इनके नामों वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इनके नाम नहीं लिखूंगी। अब ये जो संकुल यौगिक बनाना बच्चों, इस संकुल यौगिक को जब आप जलीय विलयन में इसका जब जलीय विलयन बनाओगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे टूट सकता है, K+ अलग हो जाएगा और FeCN6 के ऊपर 4-, बस। इससे ज्यादा ये आयनित होगा ही नहीं। केवल ये वाला आयन अलग हो जाएगा और ये वाला आयन इतना जटिल फॉर्म में ये पड़ा रहेगा। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड के साथ में ऐसा कैसा ही जटिल जो यौगिक है उसके रूप में पड़ा रहेगा। ये अपने आयनों का इंडिविजुअल, साइनाइड का आयन का टेस्ट देगा ही नहीं, फेरस आयन का टेस्ट ये देगा ही नहीं, केवल पोटेशियम आयन का टेस्ट दे देगा, है ना, क्योंकि ये और ये जो है वो आयनिक बंध से जुड़े हुए हैं। इन सबके ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे ही देखो KCN और AgCN से मिलकर के जो एक आपको संकुल यौगिक मिला है वो ये रहा, है ना। जब आप इसका भी आयनन कराओगे जलीय विलयन में घोल करके तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आगे बाहर वाला जो पोटेशियम है वो अलग हो जाएगा और संकुल के अंदर जो Ag और Cn का होल ट्वाइस है वो ही अलग हो जाएगा। तो ये जो है ना, बैलेंस कर देते हैं, चार्ज को यहाँ प्लस है तो वहां माइनस आ जाएगा। केवल ये इस तरीके से ही आयनित होगा, इससे ज्यादा ये आयनित नहीं होगा। आगे देख लीजिए, CuSO4 और अमोनिया के साथ में, CuSO4 और अमोनिया जब आपस में मिलकर के कंपाउंड का निर्माण करती है तो इस तरह के कंपाउंड का निर्माण होता है। मतलब क्या हो रहा है, जो ये बड़ा ब्रैकेट है ना बेटा, बड़ा ब्रैकेट, ये बड़े भैया जो है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहते हैं। इसको इसके अंदर जो भी रहता है ना वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। बाहर वाला आयन, अब आयन इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। देखो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CuNH3 के होल 4 में, ये तो टूटेगा ही नहीं, इसमें से NH3 अलग नहीं होगा, Cu अलग नहीं होगा, पर ये बाहर वाला जो आयन है ना वो अलग चला जाएगा। और आपको पता है SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है, इसलिए इस संकुल के ऊपर 2+ चार्ज होना चाहिए। बताओ इसकी टोपी इसके पैर में एक ही आ रही है ना, एक ही आ रही है, तो बताइए इस तरह के संकुल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो उपसहसंयोजक यौगिकों की ये विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, पहले तो ये देखो कि उपसहसंयोजक यौगिक जब बनते हैं तो उसमें क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो है उपसहसंयोजक बंध बनाकर लिगेंड के साथ में जो यौगिक बनाते हैं वही क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। दूसरी बात, इसमें धातु की जो है असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था उपस्थित होती है। दूसरा, ये यौगिक उपसहसंयोजक बंधों या आयनिक बंध, इन यौगिकों में उपसहसंयोजक बंध तथा आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। अगली बात मैंने कही थी कि ये यौगिक ठोस अवस्था में तथा जलीय विलयन में जटिल यौगिक के रूप में ही उपस्थित होते हैं। यानी कि अपने सारे के सारे जो आयंस हैं उन्हें मुक्त नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, इंडिविजुअल टेस्ट भी नहीं देंगे, व्यक्तिगत परीक्षण भी नहीं देंगे। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उपसहसंयोजक बंध जो है ना वो ध्रुवीय विलायकों जैसे जल वगैरह में टूटते नहीं है बेटा, है ना, टूटते नहीं है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही पड़े रहते हैं। अतः ये जल में आयनित नहीं होते हैं। जल में आयनित नहीं होते हैं तो अब जल में आयनित नहीं होंगे तो इनके अवयवी आयन जो है व्यक्तिगत परीक्षण कैसे देंगे,
अलग हो ही नहीं पा रहा है बेचारा, है ना, नहीं हो पा रहा। तो बताओ KCN और FeCN के से मिलकर के जो भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है यहाँ पर, ये इस तरीके से अधिकतम आयनित हो जाएगा, इससे ज्यादा ये आयनित नहीं हो सकता जलीय विलयन में। ऐसे ही KCN और AgCN से मिलकर के बना हुआ ये संकुल आयन जो है वो भी पोटेशियम में और इस संकुल आयन में ही केवल परिवर्तित होगा। इधर देख लो, कॉपर सल्फेट और अमोनिया के साथ में मिलकर के ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, ये अधिकतम इस आयन और उस आयन में, सल्फेट आयन और इस संकुल आयन, ये भी क्या है, संकुल आयन, ये भी क्या है बेटा, संकुल आयन, और ये भी क्या है आपके संकुल आयन। इससे ज्यादा ये आयनित नहीं हो सकता, यानी कि अपने आयनों का इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत परीक्षण नहीं दे सकता। बोलिए बात समझ में आई? देख लो इसको अच्छे से, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो मैं देखती हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है। प्रश्न देती हूँ मैं आप लोगों को। प्रश्न आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोहर लवण, है ना, मोहर लवण अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, मोहर लवण क्या होता है ना, मोहर लवण वही अपना FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। मोहर लवण का जलीय विलयन फेरस आयन का परीक्षण देता है, अच्छी बात है, जबकि K4FeCN6 का जलीय विलयन फेरस आयन का परीक्षण नहीं देता है, क्यों बताओ? मोहर लवण कौन होता है? देखो उत्तर देखिए, मोहर लवण कौन होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी कि फेरस का सल्फेट FeSO4, अमोनिया का सल्फेट यानी कि अमोनियम सल्फेट, बताओ SO4 के ऊपर 2- है, तो बताओ इसकी टोपी इसके पैर में आ जाएगी और इसकी टोपी इसके पैर में एक ही है, 41 मत कर देना इसको। और कितना, 6 जल, है ना। फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, है ना। फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2, कितना H2? 6H2। यहाँ पर 6H2 का मतलब क्या है? कितना क्रिस्टलन जल है यहाँ पर? 6 मोल क्रिस्टलन जल है 1 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट में, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। अब आप बोलोगे मैडम आपने सब डॉट लगा के लिख दिया, तो आप भी लिख दो ना, वही तो है एक फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है ये? फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये फेरस अमोनियम सल्फेट क्या करेगा? अब देखो फेरस सल्फेट, अरे भाई अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ये जब आयनित होगा, जलीय विलयन बनाएगा, तो ये किस किस का टेस्ट देगा? Fe2+ का टेस्ट देगा, अमोनियम का टेस्ट देगा, 2 अमोनियम का, दो अमोनियम आयन का टेस्ट देगा और 2 सल्फेट आयनों का टेस्ट देगा, SO4 2- का टेस्ट देगा, और यहाँ पर क्रिस्टलन जल जो है वो 6H2O की फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो देखो फेरस अमोनियम सल्फेट क्या है? एक द्विक लवण है। द्विक लवण जल में आयनित होकर के अपने अपने जो आयन है उनमें आराम से टूट जाता है, और उनमें आराम से जब ये टूट जाता है तो क्या करता है? अपने अपने आयनों का व्यक्तिगत परीक्षण देता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो देखिए मैं यहाँ लिखूंगी कि भाई फेरस अमोनियम सल्फेट, अब मैं तो मोर लवण लिखूंगी भाई, नहीं लिख रही मैं फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो इधर मोर लवण लिखा हुआ है ना यार, तो फेरस अमोनियम सल्फेट क्यों लिखना है? सीधा लिखो मोर लवण। देखो प्रश्न जिस भाषा में किया जाए उसका उत्तर बेटा उसी भाषा में देना चाहिए, ठीक है। वो बोल रहे ना मोर लवण, तो क्यों परेशान हो रहे हो? फेरस अमोनियम सल्फेट क्यों लिखना है? सीधा लिखो मोहर लवण एक द्विक लवण है जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होकर
जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होकर अपने आयनों का व्यक्तिगत परीक्षण देता है। ठीक है, देखो प्रश्न यही था ना, मोर लवण का जलीय विलयन फेरस आयन का परीक्षण देता है, तो भाई व्यक्तिगत परीक्षण देता है, अतः यह फेरस आयन का भी परीक्षण देता है। अतः यह, अब देखो अपन है पढ़े लिखे कैसे लिखते हैं, फेरस को Fe2+ लिखते हैं। ठीक है अतः यह फेरस आयन का परीक्षण देता है, अच्छी बात है। परंतु देखो प्रश्न क्या था, पूरा का पूरा प्रश्न ये है Fe और FeCN6 जो है ये सॉरी, प्रश्न था कि मोर लवण का जलीय विलयन तो फेरस आयन का परीक्षण दे रहा है, जबकि K और FeCN6 जलीय विलयन में फेरस आयन का परीक्षण नहीं दे रहा है। तो मोर लवण के बारे में तो अपन ने सारी बात लिख दी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, K और FeCN6 की, है ना। परंतु K और FeCN6 एक संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, संकुल यौगिक है जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होता और अपने आयनों का व्यक्तिगत परीक्षण, हाँ इंडिविजुअल टेस्ट भी लिख सकते हो भाई, व्यक्तिगत परीक्षण नहीं देता। अतः फेरस आयन का परीक्षण नहीं देता, है ना, नहीं देता। तो ये बना के बता दो अब थोड़ा सा, ये भाई K4, ये भाई FeCN6, ये आयनित होगा, जलीय विलयन बनाएगा तो किस में टूटेगा, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले आयन और इस जटिल आयन में FeCN6 केवल इसमें टूटेगा, और यहाँ से फेरस अलग तो हुआ ही नहीं, अलग नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फेरस है ना बेटा, फेरस ये 6 CN के साथ में, है ना, 6 CN लिगेंडों के साथ में इस तरीके से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों, है ना। 6 है तो अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, अष्टफलकीय ज्यामिति देखो ऐसी, इसको अष्टफलकीय ज्यामिति बोलते हैं, पढ़ रखी है अपन ने, है ना। तो ये क्या करेगा, सब जगह से CN के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। देखो इधर से भी उप सहसंयोजक बंध बन रहा है, इधर से भी CN के साथ में एक उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, इधर से भी CN के साथ में उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, और इधर से भी CN के साथ में एक उप सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो CN यहाँ पर लिगेंड की तरह काम कर रहा है और Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु की तरह काम कर रहा है। और इस पूरे, अब इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं बना सकते ना, तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर बना सकते हो, ठीक है, बना करके इसके ऊपर चार्ज लगा सकते हो 4-। इस संकुल का निर्माण ये कर रहा है, और इस संकुल में CN ने इस Fe को चारों तरफ से घेर लिया है। अब चारों तरफ से घेर लिया है तो कहाँ परीक्षण देगा, खबरदार, तुमको CN ने चारों तरफ से घेर लिया है, 6 तरफ से घेर लिया भाई, ऊपर नीचे भी घेर रहा है, 4 तरफ तो ये रहे और ये ऊपर और नीचे। तो इसलिए जो फेरस है अब वो फ्री नहीं है, 6 के साथ में 6 CN के साथ में धक्का मुक्की अब इसको करनी पड़ेगी, है ना। तो कहाँ से बेचारा जलीय विलयन में फ्री हो पाएगा, नहीं देगा टेस्ट, ठीक है। तो कोई भी जटिल यौगिक या कॉम्प्लेक्स यौगिक जो होता है ना, वो अपने आयनों का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देता, जबकि द्विक लवण में ये अपने आयनों का इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं। क्लियर है बात। अब आपके लिए एक और अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए। अच्छा, आप लोगों की क्या गंदी आदत है मैं बताती हूँ आप लोगों को, आपके नंबर कहाँ करते हैं।
ऐसा कोई प्रश्न आता है ना, जैसे क्या कारण है कि CuSO4 और NH3 को 1:4 में मिलाकर गर्म करने से निर्मित यौगिक CO2 का परीक्षण नहीं देते हैं। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे रामायण, SST थोड़ी पढ़ रहे हो यार बेटा, है ना। अभी देखो ना, पिछले प्रश्न का जो आंसर था वो किस तरीके से दिया गया था, पूरा टेक्निकली, बिल्कुल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। देखो आप जब तक ये नहीं लिखोगे ना, मतलब प्रश्न चाहे थ्योरेटिकल आया हो, है ना, प्रश्न देखो पूरा थ्योरेटिकल है। मोर लवण का जलीय विलयन फेरस आयन का परीक्षण नहीं देता है, जबकि ये का जलीय विलयन फेरस आयन का परीक्षण नहीं देता है, क्यों? ऐसे ऐसे आप लोगों से पूछ लिया। अब प्रश्न को देख करके ना उसके आंसर को ऐसे जस्टिफाई मत किया करो। क्या आप सोच लेते हो कि है ना, हम लिख देते हैं, मैडम हमने सही तो लिखा था, फिर नंबर क्यों नहीं दिए? अरे नंबर क्यों दूंगी भाई, मैं हूं केमिस्ट्री वाली मैडम, है ना। तो जो भी केमिस्ट्री वाले टीचर होंगे ना, उनको सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब आप ऐसे ऐसे मांडोगे। जब तक ये चित्र केमिस्ट्री वालों को नजर नहीं आता ना, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है ना। तो आत्मा को संतुष्टि आप दोगे, कैसे दोगे? अपने आंसर को केमिकल इक्वेशन वगैरह बना करके, थोड़ा ऐसे बढ़िया ऐसे केमिस्ट्री दिखनी चाहिए ना। ऐसे अगर मैं ये नहीं लिखती, सिर्फ ये लिख देती, तो बताओ पढ़ने में तो आपको भी जोर आता ना, आता है ना। अरे बिना फोटो की किताब पढ़ने में जोर आता है ना, तो हमको भी तो आएगा ना यार, है ना। हम भी तो बेचारे कॉपियां चेक करते करते बोर हो जाते हैं, फिर जब तुम्हारी ऐसी ऐसी रिएक्शंस देखते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है ना। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरे बच्चों, कि जब भी आप केमिस्ट्री में किसी थ्योरेटिकल आंसर को भी देना चाहे ना, तो कोशिश करना कि उनमें इस तरह की थोड़ी सी केमिस्ट्री की जो, अब जैसे इसमें जो है ऐसे ऐसे बन रहा था तो मैंने बनाया, यहाँ पर प्रश्न का सॉल्व करवाने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है बेटा। आप लोगों को आता सब कुछ है, बट यहाँ पर आप लोगों को उत्तर कैसे लिखना है ये समझाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये लिख दिया, कितना खूबसूरत, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न, इसी प्रश्न का अगला भाग देख लो। यहाँ तक मैंने रामायण लिख दी और फिर मैंने ये बना दिया, बड़ा मजा आया, है ना। आप लोगों को भी आएगा, करके देखना, ठीक है। और फिर नंबर आएंगे ना तब और ज्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि भाई CuSO4 और अमोनिया को 1:4 में मिलाकर गर्म करने से निर्मित यौगिक जो है वो CO2+ का परीक्षण नहीं देता? सीधी सी बात, आप लोगों की भी समझ में आ गई, मेरे भी समझ में आ गई, क्या कि ये उपसंयोजक यौगिक बना रहा है। कैसे बना रहा है देख लो। उत्तर ये बोलता है कि भाई CuSO4 तथा अमोनिया, कुछ नहीं लिखा मैंने मर्जी से, ये जो लिखा हुआ है ना इसी को ही लिख दिया। ये CuSO4 और अमोनिया, और मतलब प्लस, ठीक है, कितने अनुपात में? 1:4 में, यानी कि ये इसका 1 मोल और इसके कितने मोल? 4 मोल, है ना। इसके 4 मोल ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो कंपाउंड बनाया वो कौन सा कंपाउंड, अब आप लोगों के भी समझ में आ रहा है, ये केंद्रीय परमाणु है, और ये जो कंपाउंड बन रहा है कौन सा कंपाउंड बन रहा है? उपसंयोजक यौगिक बन रहा है, इसलिए CU2+ का परीक्षण नहीं दे रहा है। तो बताओ कैसे उपसंयोजक यौगिक बनेगा? कि भाई Cu तो है जो इस अमोनिया के साथ में इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और ये सल्फेट आयन जो है वो इधर वाला वो इधर चला जाएगा। तो SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? 2+ चार्ज होगा। अब ये जो है Cu, ये जो संकुल आयन आप लोगों ने बनाया है, इस संकुल आयन को आप ऐसे ऐसे बनाओ और फिर आप इसका विदलन दर्शाओ। विदलन दर्शाओगे तो भाई क्या होगा? ये CuNH3 का होल 4, इसके ऊपर आ गया भैया 2+ चार्ज, और अपना बाहर कौन है? सल्फेट आयन, जिसके ऊपर है 2- चार्ज, है ना। तो अब आप यहां पर लिख दो क्या कि भाई CuSO4 और ये पूरी लाइन है ना, CuSO4 और में मिलाकर गर्म करने से निर्मित यौगिक, यहां तक है ना, और अणु को 1:4 में मिलाकर गर्म करने से निर्मित यौगिक। अब यौगिक कैसा बना है? निर्मित यौगिक। अब बताओ यौगिक कैसा बना है? एक उपसंयोजक यौगिक बनता है भाई। क्या बना? कौन सा यौगिक बना? उपसंयोजक यौगिक बना। तो इनको मिलाने पर, गर्म करने पर निर्मित यौगिक एक उप सह संयोजक, और कट गया है तो हाँ यार, कभी कभी फिसल जाता है।
पर इसकी अच्छी बात यह है कि पूरा ही नहीं मिटता इसमें। एक उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। अच्छा, अच्छी बात है, उपसहसंयोजक यौगिक बन गया। अब उपसहसंयोजक यौगिक में क्या होता है कि केंद्रीय परमाणु जो है लिगेंड के साथ में सहसंयोजक उपसहसंयोजक बंध बनाता है ना। उपसहसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए Cu जो है वो चारों तरफ से घिरा रहता है और परीक्षण नहीं दे पाता है। तो आगे की बात लिखती हूं मैं, उपसहसंयोजक यौगिक बनाता है जिसमें केंद्रीय परमाणु, अरे यार केंद्रीय परमाणु या धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर संकुल आयन बनाता है जो ध्रुवीय विलायकों में आयनित नहीं होता। अतः Cu2+ आयन का परीक्षण नहीं देता। ठीक है, अब वो छोटा सा चित्र बना दो। Cu के ऊपर 2+ चार्ज है तो ये कैसा बनाएगा, 1 2 3 4 इसके आसपास जो है अमोनिया, ये लो जी, एक अमोनिया इस तरीके से, दूसरा अमोनिया इस तरीके से। टेट्राहेड्रल ज्यामिति भी हो सकती है इसकी, है ना, और इसकी ये वाली ज्यामिति भी हो सकती है। अब वो बाद में पता लगेगा कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी, पर अभी आप ये बताएं कि चारों तरफ से ये जो है वो अमोनिया से इस तरह से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर कितना चार्ज है, 2+ चार्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में। अच्छा, ये ज्यामिति जरूरी नहीं है कि ये समतल चतुष्फलकी समतल जो है स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति ही हो, ये टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, ज्यामिति सहित आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के साथ साथ ही अच्छा भी लगेगा। और टीचर को पता है सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, जब कोई टीचर आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो देखो टीचर क्या देखता है, अच्छा ये देखा, इसने ये बनाया, बहुत बढ़िया बात, ये इससे ये बना करके ये बना दिया, ये पढ़ेगा ही नहीं, है ना, इधर नजर ही नहीं जाएगी, वो यहीं से देख करके आपको क्या करे, वाह इस बच्चे को आता है ना। और उसके बाद में अगर आपने ये और बना दिया तो भैया सोने पे सुहागा, पूरा नंबर। ठीक है, आप लोगों को क्या मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर, जितने भी मतलब जितने भी नंबर का ये प्रश्न है उतने पूरे नंबर आप लोगों को दे देगा। इतनी तकलीफ ही नहीं देखेगा वो, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रश्न आप लोगों ने उत्तर लिखा है ना बेटा, इस उत्तर को देखने के लिए उसको मतलब एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही नंबर दे देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ आंसर कैसे लिखना है, मतलब ये जो नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखवा रही हूँ ना मेरे बच्चों, ये इतने पर्याप्त नोट्स हैं कि यदि आप कॉपी या रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं भी बनाते हैं ना, तो YouTube के स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी इसमें से मैंने छोड़ा नहीं है, कोई चीज स्किप की नहीं है, पूरा का पूरा आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है नोट्स सहित। ठीक है, तो आप इनको पढ़ते चलें, उत्तर किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं बता रही हूं। अब इससे ज्यादा तो और आप लोगों की क्या ही हेल्प करेंगे। तो मोशन आप लोगों के साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसी के साथ में मैं श्रुति मालवी आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।